हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री सॉल्व पेपर में आज हम 5वां भाग पढ़ने वाले हैं। टॉपिक वाइज प्री क्लिम्स का सॉल्व पेपर मैं आपको करा रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिछले 20 सालों के प्रश्न हम कवर 30 सालों के प्रश्न हम कवर करने वाले हैं। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। पुराने वीडियोस इसके पहले के जो 4 भाग देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सॉल्व पेपर लिंक मिल जाएगी। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 8 क्वेश्चन तक हम पढ़ चुके थे। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक रंगीला के नाम से जाना जाता था। ऐसा कौन सा मुगल बादशाह है जिसको रंगीला, ये क्या होता था, शराब बराब पीकर अपने डले रहते थे, डांस करता रहता था, कोई भी कपड़े पहनता था, तो इस कारण इसको रंगीला कहा जाता था। रंगीला किसको कहा जाता था? मोहम्मद शाह को। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुगल बादशाह को रंगीला कहा जाता था? तो मुगल मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक था और अपना अधिकांश समय पशुओं की लड़ाई देखने में, वेश्याओं और मदराओं के बीच गुजारता था। इसी कारण इसे रंगीला के नाम से जाना जाता था। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा जो व्यवस्था है वो किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो विलियम बेंटिक जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे और 1829 ईस्वी में इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को समाप्त किया था। तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा कब समाप्त की? 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी पे लागू हुआ, फिर 1830 में से बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी पे लागू किया। विलियम बेंटिक जो थे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनका कार्यकाल 1828 से 1835 इनको समाज सुधारक भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? मतलब इनको जो भूमि देती थी उस पर कर नहीं लगता था, टैक्स नहीं लगता था। तो गुप्त साम्राज्य में ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती थी और ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती है वो कर रहित कृषि भूमि होती है। गुप्त साम्राज्य में ब्राह्मणों को कर रहित भूमि प्रदान करती थी, जबकि अन्य लोगों को उनकी उपज का 6वां भाग भूमि राजस्व के रूप में राजा को देना पड़ता था। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भूमि कर कितना होता था गुप्त काल में, तो 6वां भाग होता था उपज का। गुप्त राजाओं का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी माना जाता है। वस्तुतः इस समय सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। गुप्त राजाओं ने अपने साम्राज्य के भीतर अनेक छोटे छोटे राजाओं पर शासन किया है। इस साम्राज्य का प्रशासन एवं राजस्व व्यवस्था अत्यधिक समृद्ध थी। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए कौन सा राजवंश प्रसिद्ध था? कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए किस वंश को जाना जाता था? तो कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए चोल साम्राज्य को जाना जाता था। जो अभी हमारे भारत की जो ग्रामीण व्यवस्था है, जिस प्रकार से त्रिस्तरीय व्यवस्था है, उसी प्रकार ये पहले थी। तो कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए कौन सा राजवंश जाना जाता था? चोल। तो संगम काल में चोल राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था और इसका राजकीय चिन्ह जो था वो बाघ था। चोल का राजकीय चिन्ह बाघ, ये भी आपको ध्यान रखना है। चोल वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ। चोलों के समय स्थानीय स्वशासन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। चोल प्रशासन की व्यवस्था उनका ग्रामीण स्वशासन था। चालुक्य वंश प्राचीन भारतीय राजवंश था जिसने दक्षिणी भारत में दक्कन पठार पर शासन किया। पल्लवों ने भी एकाश्म मंदिर का निर्माण दक्षिण भारत में करवाया था। एकाश्म मतलब एक ही पत्थर का मंदिर का निर्माण करवाया था दक्षिण भारत में। राष्ट्रकूटों ने भी वर्तमान महाराष्ट्र के क्षेत्र के अंतर्गत मंदिरों को बड़ी भव्यता के साथ बनाया। फ्रेंड्स, ये मेरे प्रीलिम्स का पैकेज है, आप देख सकते हैं। ये 12 बुकलेट आपको मिलेंगी, यूनिट वाइज हैं। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। टू द पॉइंट है, बड़े बड़े फॉन्ट हैं, बुक जैसा यूज़ नहीं किया है, छोटा फॉन्ट बड़ा बड़ा फॉन्ट यूज़ किया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। इसके अलावा टू द पॉइंट है, जहाँ जहाँ पे जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है टॉपिक, वही हमने कवर किया है। और 1, 2, 3, 4 आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूनिट 7 और यूनिट 9 जो है पूरी तरह से वन लाइनर फैक्ट में कवर की गई हैं, हैंड रिटन, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो मिलते नहीं हैं और मैंने बहुत अच्छे से इसको तैयार किए हैं, तो आप ये ले सकते हैं। साथ में आप ये अगर प्री के नोट्स लेते हैं तो ये टेस्ट सीरीज़ जरूर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ एमपीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज़ की है। 50 टेस्ट हैं इसमें, मतलब 5000 एमसीक्यू, 5000 वस्तुनिष्ठ हैं। हर यूनिट से 500 प्रश्न लिए गए हैं। घर बैठकर आप इनसे प्रश्न लगाइएगा। आप इसको सिंगल भी मंगा सकते हैं, हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी भी मंगा सकते हैं और आप ये 5000 एमसीक्यू की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर पेज के नीचे इसका उत्तर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन से नहीं है? देखिए, शंकराचार्य का भी है, रामानुज का भी है, माधव का भी है। अभिनव गुप्त को हमने किसी भी दर्शन में नहीं पढ़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त।
अभिनव गुप्त बहुमुखी कश्मीरी संस्कृत के विद्वान थे तथा दर्शन के आचार्य थे। वेदांत का तात्पर्य होता है वेदों का अंत, अर्थात ज्ञान योग की वह शाखा जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में प्रेरित करती है, उसे वेदांत कहते हैं। जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। मुख्य रूप से वेदांत की 3 शाखाएं हैं। एक है अद्वैत वेदांत, एक है विशिष्ट अद्वैत वेदांत, एक है द्वैत वेदांत। याद रखिएगा ये पॉइंट, ये आपके मेंस में पूछ सकते हैं। वेदांत की कितनी शाखाएं होती है? तो वेदांत की 3 शाखाएं होती हैं। एक होता है अद्वैत वेदांत, एक होता है विशिष्ट अद्वैत वेदांत और एक होता है द्वैत वेदांत। इन तीनों शाखाओं के प्रवर्तक व आचार्य क्रमशः आदि शंकराचार्य, मतलब आदि शंकराचार्य किसके हैं? अद्वैत वेदांत के। विशिष्ट अद्वैत वेदांत के हैं रामानुज और द्वैत वेदांत के हैं माधव या माधवाचार्य। निम्नलिखित राजपूत वंशों में किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की? तो तोमर वंश जब आया था तब दिल्ली शहर की स्थापना हुई। तो याद रखना है किसने दिल्ली शहर की स्थापना की? तोमर वंश ने। तोमर वंश के शासकों ने 8वीं शताब्दी में वर्तमान दिल्ली की स्थापना दिल्लिका के नाम से की थी। अनंगपाल तोमर जो इस वंश के प्रसिद्ध शासक थे, नाम याद रखिएगा, अनंगपाल तोमर। इन्होंने दिल्ली की स्थापना 736 में कराई थी। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दिल्ली के राज्यपाल अभी कौन हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि कौन उपराज्यपाल है। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर की लिंक मिल जाएगा, उनसे जुड़ जाइएगा। परमार वंश मध्यकालीन भारत का अग्निवंशीय क्षत्रिय राजवंश था। सोलंकी वंश मध्यकालीन भारत का क्षत्रिय राजवंश था और चौहान वंश जो था वो एक क्षत्रिय राजवंश था। किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन हैं? सुत्त पिटक में। कहाँ पे हैं? सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत हैं। किस में हैं? सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित हैं। महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत सुत्त पिटक में है। ये ग्रंथ त्रिपिटक के 3 भागों में से एक है। ये 5 निकायों या संग्रहों में इसको विभक्त किया गया है। 5 निकायों में एक है दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगोत्तर निकाय तथा खुद्दक निकाय। विनय पटक इस ग्रंथ साहित्य संघ से संबंधित नियम है। अभिधम्म पटक इसमें बुद्ध की शिक्षा का दार्शनिक विवेचन है। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्वजनों का कथानक वृतांत है। इसमें प्राचीन समाज की प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन होता है। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। याद रखिएगा किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये जो गुरु गोविंद थे ये सिखों के 10वें गुरु थे और खालसा सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का सामूहिक रूप है। इसकी स्थापना गुरु गोविंद ने 1699 ईस्वी बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की थी। इस पंथ की स्थापना का उद्देश्य था औरंगजेब के अत्याचारों का मुकाबला करना। गुरु गोविंद सिंह ने नीले वस्त्र कपड़े पहनने का आदेश दिया था तथा 5 ककार मतलब कच्छ, कड़ा, कृपाण, केस तथा कंगा धारण करना अनिवार्य कर दिया। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। गुरु अर्जन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके काल में निर्मित हुआ? तो विजयनगर का जो प्रसिद्ध हजारा मंदिर है वो कृष्णदेव राय के समय बना था। किसके समय बना था? कृष्णदेव राय के समय बना था और भगवान विष्णु को समर्पित है। हजारा मंदिर अपनी नक्काशी दीवार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें असंख्य पंखों वाले गरुड़ को भी चित्रित किया है। मंदिर में 4 नक्काशीदार ग्रेनाइट के स्तंभ अर्धमंडप की खूबसूरती बढ़ाते हैं। देवराय द्वितीय ने अपने शासनकाल में प्रसिद्ध कन्नड़ एवं तेलुगु कवियों को संरक्षण प्रदान किया था। विजयनगर साम्राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी देवराय प्रथम ही थे। हरिहर फर्स्ट विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था। किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? अकबर ने किए थे। और अकबर स्वयं अशिक्षित था किंतु उसने शिक्षा के विकास के लिए फतेहपुर सीकरी, आगरा व लाहौर आदि अनेक स्थानों पर मकतबे व मदरसों का निर्माण कर शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। अकबर की शिक्षा नीति में जाति व धर्म का प्रश्न था या हिंदू मुसलमानों के बीच कोई अंतर नहीं था। महिलाओं को भी शिक्षा दी जाती थी। यात्रियों की यात्रा विवरणों में भी महिला शिक्षा के उल्लेख मिलते हैं। मुगल काल में विद्यार्थियों को 3 प्रकार की उपाधियाँ दी जाती थीं। पहला था तर्क एवं दर्शन के विद्यार्थियों को फाजिल, धार्मिक शिक्षा के विद्यार्थियों को आमिल और साहित्य के विद्यार्थियों को काबिल। तर्क और दर्शन के लिए फाजिल, धार्मिक शिक्षा के लिए आमिल और साहित्य के लिए काबिल। अगला क्वेश्चन है
किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार लागू किए थे। किसने किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। और अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण नीति में 4 बाजार स्थापित किए थे। ये बाजार थे, एक तो था गल्ला बाजार जिसको अनाज मंडी बोलते थे, सराय ए अदल जिसको कपड़ा बाजार बोलते थे, घोड़ों का बाजार एवं गुलाम पशुओं का बाजार। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। ये खिलजी वंश के संस्थापक व अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। जब हमारा इतिहास वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, इतिहास संस्कृति का, तो हम भूगोल स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।